तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके अंदर बहुत सारे वेरियस टॉपिक हैं। इसमें जो आज हम लोग का चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब तो सब लोग जानते ही हो। क्या होता है कैपिटल का मतलब? पूंजी। बचपन से पढ़ने आ रहे हो। यानी व्यापार में जो भी आपका पैसा ब्लॉक हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब व्यापार में जो कैपिटल लगाते हैं, बस सिस्टम समझना, कोई हम लोग इंडिविजुअल का चीजें नहीं पढ़ रहे हैं कि दुकान वाला खोल के बैठा तो उसने तो अपना ही पूंजी लगाई। जो प्रोप्राइटर होता है उसमें तो कोई नाटक नहीं, वो अपना ही पैसा लगाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। तो कंपनीज में जो पैसा आता है, जहां से कंपनी शुरू हो पाएगी, कंपनी काम चलेंगे, उस पूंजी में कहां से वो पैसा ला सकता है, तो इनको बोलते हैं हम लोग सोर्स ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ कैपिटल। यानी कंपनी में पूंजी कहां से लगाई जाती है। तो कंपनी के पास एक रास्ता है कि वो क्या करे, इक्विटी शेयर क्या कर दे, इशू कर दे। ठीक है, वो क्या करते हैं अपना, अभी लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। तो सोर्स ऑफ कैपिटल के अंदर एक तो है कि इक्विटी शेयर से पैसा कंपनी इकट्ठा कर सकती है और आगे व्यापार कर सकती है। दूसरा है प्रेफरेंस इशू कर दे, वहां से कैपिटल आ जाएगी कंपनी के पास। तीसरा लोन ले ले। चौथा डिवेंचर इशू कर दे। और पांचवा, अगर कंपनी पुरानी है तो उसके पास अपनी रिजर्व होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। अब अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करके पैसा लिया, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि कॉमर्स ग्रुप में पहले 10 लाख रुपए लगा दो, तो आपको कुछ फायदा होना चाहिए, तभी तो लगाओगे। तो आपको क्या चाहिए? अगर हमारे कंपनी में हम कहते हैं कि शेयर्स खरीद दो मेरी कंपनी के, तो आपको चाहिए डिविडेंड। तो जो हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या देना पड़ेगा? हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इनको क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। प्रेफरेंस वालों को भी क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। लोन पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। डेट पे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो जो ये पैसे पे करने पड़ते हैं ना, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब यहां से पूंजी लाई और इस पूंजी के बदले में जो देना पड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कहते नहीं ये काम करोगे तो तुम्हें ये कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, समझ लो। ऐसा करेंगे तो उसकी ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मोबाइल खरीदोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, तो मोबाइल की कॉस्ट है। तो यहाँ पूंजी की कॉस्ट, मतलब जो व्यापार में हम पूंजी लगा रहे हैं, इसके बदले में जो पे करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस यही चीज हमें परसेंटेज फॉर्म में निकालनी। एग्जाम्पल समझना सिंपल। मान लीजिए एक शेयर्स की फेस वैल्यू, शेयर्स आपने पढ़ा होगा हल्का फुल्का, उसमें क्या होती है? एक फेस वैल्यू होती है। मान लो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, ठीक है, लेकिन इशू प्रीमियम पे हुआ 20% प्रीमियम पे। तो इशू करके कितना पैसा आया होगा एक शेयर पे? 12 रुपए। भाई 10 रुपए का शेयर है और मैं 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, तो इशू करके कितना पैसा आया होगा? इसको बोलते हैं इशू प्राइस। ठीक है, तो 10 का है, 12 में भी इशू हो सकता है, 10 का भी इशू में हो सकता है और कम में भी इशू हो सकता है। ज्यादा में इशू होता तो तुम बोलते प्रीमियम पे इशू हो रहा है, कम में इशू होता था तो बोलते थे पार पे इशू हो रहा है, नहीं बराबर पे इशू हो रहा है ना, और कम पे इशू होता तो आप बोलते थे डिस्काउंट पे। जिस प्राइस पे शेयर इशू होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? इशू प्राइस। तो इशू प्राइस क्या है? फेस वैल्यू प्लस माइनस प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम है तो ऐड करके बताओ और डिस्काउंट है तो माइनस करके बताओ, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। अब मान लीजिए एक शेयर इशू किया तो कंपनी के पास मान लो ये सिस्टम चल रहा है, तो एक शेयर पे कितना पैसा आएगा? 12 रुपए। तो एक आदमी ने हमको 12 रुपए दिए। जैसे मान लो हमने कहा ठीक है अजमल से कि भैया पैसा लगा दो उसमें, तो उन्होंने कहा ठीक सर एक शेयर खरीद ले रहे हैं, तो उन्होंने हमें कितना पैसा दिया होगा? 12 रुपए। और इनको मान लो डिविडेंड पे करना पड़ा साल भर में 2 रुपए, तो हमारे पास 12 रुपए आए हैं पूंजी के फॉर्म में, और हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं इनको?
2 रुपए का, तो परसेंटेज निकाल लो कि हर 12 रुपए पे 2 रुपए इनको डिविडेंड देना पड़ता है हर साल। तो ईयरली क्या कॉस्ट बियर कर रहे हैं, कितने परसेंट हम इनको दे रहे हैं। तो 2/12 × 100 कितना आया, 16 पॉइंट। ये हो गई हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ लो, इन सब की अलग अलग कॉस्ट निकाली जाती है। इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाइफरकेट हो जाएगी। इक्विटी के निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस के निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, लोन की निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ लोन, डेट की निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट, रिटेन अर्निंग की निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ रिटेन। ये सब निकालना हम लोग को सीखना है। ये सारे के क्या है, अपने फॉर्मूले हैं। तो एक एग्जाम्पल बना के हमने बताने की कोशिश करी गई है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको कहते हैं। ये समझ में आ जाए तो फिर हम चैप्टर अपना शुरू कर पाए। तो आई थिंक ये समझ पाए होंगे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते किसको। अंडरस्टैंड हो गया सबको। अब आगे चलें। जितने भी ये सोर्स ऑफ कैपिटल हैं, सबकी कॉस्ट अलग अलग फॉर्मूले से निकलती। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के निकालने के अपने फॉर्मूले हैं, डेट निकालने के अपने फॉर्मूले हैं, लोन निकालने के अपने फॉर्मूले हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करने के अपने फॉर्मूले हैं, और रिटेन अर्निंग के अपने अलग फॉर्मूले। तो चलो अब कॉपी पे हेडिंग डालो नोट्स के अंदर। जैसा कि हमने बताया था कि 2 कॉपी बनाओगे, एक कॉपी में नोट्स लिखोगे, सारे फॉर्मूले लिखोगे, और एक दूसरी कॉपी बनाओगे जिसमें हम लोग सवाल लगाएंगे, जिसमें मिक्सअप ना हो, सारी चीजें अलग अलग चलें। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पहला टॉपिक आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को हम लोग केडी से डिनोट करते हैं। के का मतलब कॉस्ट, डी का मतलब डिवेंचर की। तो डिनोट करने का तरीका क्या होगा, केडी। अब जो डिवेंचर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर और एक होता है इररिडेमेबल डिवेंचर। क्या डिफरेंस होता है, किसको बोलते हैं हम लोग रिडीमेबल और किसको बोलते हैं इररिडेमेबल? एनी आइडिया? ये तो पढ़ा होगा ना बेटा, ये तो 11th 12 में पढ़ा होगा हल्का फुल्का, बताओ फिर। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो उसको क्या होता है रिडीमेबल। तो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं जहां पे एक फिक्स पीरियड होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और उसके बाद वो शेयर मतलब डिवेंचर वापस ले लेगी कंपनी और पैसा आपको दे देगी। इररिडेमेबल में ऐसा फिक्स पीरियड नहीं होता, कंपनी को मैंडेटरी वापस नहीं लेना होता है। जब शेयर होल्डर चाहे, डिवेंचर होल्डर चाहे तो किसी और को बेच सकता है। कंपनी के ऊपर यह लायबिलिटी नहीं कि डिवेंचर वापस लेके आपको पैसा दे। आपने किसी कंपनी का डिवेंचर लिया है, ठीक है, तो आप किसी थर्ड पार्टी को बेचो, कंपनी के पास मैंडेटरी लायबिलिटी नहीं आती कि अपना डिवेंचर वो वापस ले और आपको पैसे दे। लेना चाहे कंपनी ले सकती है, तुम्हें बेचने का मन है, कंपनी में गया तो भैया डिवेंचर वापस करना चाहते हैं, कंपनी का मूड हो वापस भी ले ले, तुमको पैसा वापस दे दे। लेकिन ना मूड हो तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, कहीं और जाके बेचो, ऐसे चलता है। तो एक हो जाता है यहाँ क्या बेटा, रिडीमेबल डिवेंचर, और एक हो जाता है रिडीमेबल। तो रिडीमेबल वाले का अलग फॉर्मूला है और इररिडीमेबल वाले का अपना अलग फॉर्मूला है। तो अब इसके अंदर पहला इररिडीमेबल डिवेंचर और दूसरा आएगा रिडीमेबल डिवेंचर। तो इररिडीमेबल डिवेंचर में जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट
I1 माइनस टी डिवाइड बाई NP इंटू 100। फॉर्मूले लिख लो भी, फुल फॉर्म नीचे लिखेंगे, चिंता मत करो। I ब्रैकेट में 1 माइनस टी डिवाइड बाई NP इंटू 100। और जो रिडीमेबल डिवेंचर होते हैं इनकी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला है I1 माइनस टी प्लस RB माइनस NP डिवाइड बाई N होल डिवाइडेड बाई RB प्लस NP डिवाइड बाई 2 और इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है रिडेम्बल डिवेंचर कैलकुलेट करने का, रिडेम्बल डिवेंचर का कॉस्ट कैलकुलेट करने का। लिख लिया बेटा? इसमें आई का मतलब है इंटरेस्ट पर डिवेंचर। एक डिवेंचर पे क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को, इंटरेस्ट पर डिवेंचर। टी का मतलब होता है टैक्स रेट। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड। एनपी का मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड। अब ये नेट प्रोसीड क्या, हल्का सा समझ लो तो फिर फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख पाए। अलग आते हैं, पहले समझाते हैं, फिर यहाँ वापस आके फॉर्मूला लिखाते हैं। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में प्लस करोगे अगर प्रीमियम है तो, या फिर माइनस करोगे अगर डिस्काउंट है तो इससे क्या निकल के आ जाएगा? इशू प्राइस। अब जिस प्राइस पे इशू होता है कंपनी को उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि इशू करने में कुछ खर्चे हो जाएंगे, कुछ पेपर खर्चे, छपेगा, बांटा जाएगा, प्रोस्पेक्टस इशू होंगे, है ना? तो कुछ ना कुछ इशू करने की क्या आती है? कॉस्ट आती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इशू या एक्सपेंसेस ऑफ इशू। एक टेक्निकल लैंग्वेज उसकी है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो इशू प्राइस में क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट, या इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशू, या इसी को बोलते हैं इशू एक्सपेंसेस। तो ऐसा करने के बाद जो आता है इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। तो फेस वैल्यू में, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है। इसमें अगर प्रीमियम होगा तो प्लस करना है, डिस्काउंट होगा तो माइनस करना है। तो फिर क्या आ जाएगा? इशू प्राइस। और इशू प्राइस में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। अब यही चीज यहाँ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ नेट प्रोसीड लिखनी होती है। इसका मतलब क्या है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। जरूरी नहीं कि हर सवाल में फ्लोटेशन कॉस्ट हो बे करे, अगर है तो माइनस कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इशू प्राइस ही बन जाएगा हमारा नेट प्रोसीड। और जो ये इशू प्राइस होता है वो कैसे निकाला जाता है? फेस वैल्यू, या इसी को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस बोले नॉमिनल बोले एक ही बात है। इसमें आपको क्या करना है? प्रीमियम है तो प्रीमियम प्लस कर दो, और या फिर अगर डिस्काउंट है सवाल में तो डिस्काउंट क्या कर देंगे? माइनस। फेस वैल्यू में प्रीमियम डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट निकलता है उसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे कि इशू प्राइस क्या है, नेट प्रोसीड कैसे निकलेगी। अब अगर सवाल में मान लो ये भी ना हो, ये भी ना हो, ठीक है, तो इशू प्राइस क्या क्या बन जाएगा? सीधा फेस वैल्यू ही बन जाएगा नेट प्रोसीड। जब कुछ है ही नहीं तो क्या है, जितने में जो फेस वैल्यू थी ना कोई प्रीमियम है तो ना ऐड कर पा रहे हो, तब तो अगर ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, मान लो पिक्चर में अगर ये ना हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये भी नहीं है तो सब बराबर हो गए, वही फेस वैल्यू, वही इशू प्राइस, वही नेट प्रोसीड। सवाल दर सवाल समझना पड़ेगा चीजें।
तो ये समझ पा रहे होगे। इसमें एक फॉर्मूला, एक और नाम आया है क्या, आरवी, इसको बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू। किस वैल्यू पे डिवेंचर हमारा रिडीम होगा, रिडीमेबल वैल्यू। और सारी चीजें पर डिवेंचर ही लिखी जाती हैं। नेट प्रोसीड भी जो लिखना है पर डिवेंचर लिखना है, आरबी भी जो लिखना है पर डिवेंचर लिखना है, इंटरेस्ट भी जो लिखना है पर डिवेंचर लिखना है, हर चीज पर डिवेंचर चलेगी। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर, यानी कितने साल में हमको रिडीम करना था। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर में इतने सुंदर से फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखने। फॉर्मूले तो दो ही हैं, और ये है उसकी वैल्यू की क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे निकलेगा। समझ गए यहाँ तक, नोट बना लिया यहाँ तक का, आगे चले हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक एक समझेंगे। जैसे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ा, अब डिवेंचर के सवाल लगाएंगे 8-10। फिर दूसरा पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, उसके 8-10 सवाल लगाएंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर उसके 8-10 सवाल लगाएंगे। जैसा हमने अभी इंट दिया था कि खाली इसी चैप्टर में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, इसमें ही मोर देन 100 क्वेश्चन। 100 टाइप के नहीं, परेशान ना हो। टाइप में अगर देखें तो 8-10 टाइप के हैं। सवाल 100 दे रखे हैं तो इसका मतलब प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल ज्यादा दे रखे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि आपके पास मटेरियल ज्यादा है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा मामला। ठीक है, जो आपके ये इररिडीमेबल डिवेंचर होते हैं इनको परपेचुअल भी बोला जाता है। परपेचुअल का मतलब जिनको रिडीम ना कराना हो। तो जो इररिडीमेबल लिखे हैं इनको आप परपेचुअल भी लिख सकते हो, परपेचुअल। तो इररिडीमेबल डिवेंचर बोले या फिर परपेचुअल डिवेंचर बोले, एक ही बात। चलो और सवाल देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 1, देखो भैया पहला क्वेश्चन कैसे लग रहा है। सवाल में कह रहा है 10% परपेचुअल डेट है 1 लाख रुपए का। तो मतलब एक डिवेंचर की वैल्यू वैसे ही 1 लाख है, सीधा सीधा। तो भैया इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10%, कितना हो गया, 10,000। टैक्स रेट को फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, टी। टी हमेशा पॉइंट में लिखा जाएगा। 35% होगा तो 0.35, 30% होगा तो 0.3। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एज वेल आफ्टर टैक्स। तो जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डेट हो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दो टाइप की होती हैं, एक बिफोर टैक्स वाली, एक आफ्टर टैक्स वाली। तो जो ये फॉर्मूले हैं जितने भी चैप्टर में लिखे जा रहे हैं ये सब आफ्टर टैक्स वाले फॉर्मूले हैं। आप चाहो तो इस केडी के नीचे लिख लो आफ्टर टैक्स, इस केडी के नीचे भी लिख लो क्या, आफ्टर टैक्स। तो जो भी फॉर्मूले इस चैप्टर में बने हैं वो सब सीधा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करवाते हैं। अब ये आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का क्या मतलब है, अभी 2-4 सवाल कर लेंगे बस समझा देंगे आपको। तो तुम कहोगे सर आपने आफ्टर टैक्स के फॉर्मूले तो लिखवा दिए, बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला लिख लो। तो जो केडी है, अगर आपको क्या निकालना हो बिफोर टैक्स वाला, तो पहले कैलकुलेट करो केडी आफ्टर टैक्स और उसको डिवाइड कर दो 1 - 3 से। तो बिफोर टैक्स केडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, केडी आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 1 - T।
आई थिंक लिख लिया होगा फॉर्मूला। और 3 केस में आंसर चाहिए, अगर इशू पार पे हुआ हो, डिस्काउंट पे हुआ हो, प्रीमियम पे हुआ हो। एक चीज हमेशा और ध्यान रखनी है कि जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। 10 का डिवेंचर चाहे 15 पे इशू हो, चाहे 2 रुपए पे इशू हो, ब्याज हमेशा 10 ही पे निकाला जाएगा। तो इसके आगे जहां ये लिखा ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसके आगे लिख लो ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ये एकदम परम ज्ञान है कि जो इंटरेस्ट रहेगा डिवेंचर का, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक चल रहा हो, इनकम टैक्स चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, जो डिवेंचर का ब्याज निकाला जाएगा हमेशा किस पे निकाला जाएगा? फेस वैल्यू पे। इसी तरह जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो भी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये एक परम ज्ञान है जो हर जगह काम में आएगा। तो भैया हमें 3 केस में आंसर चाहिए, एक पार पे, एक डिस्काउंट पे और एक प्रीमियम पे। तो हमने अपने आंसर में 3 स्लॉट बना दिए। पहले समझ लो, देखो कैसे फॉर्मेट सेट कर रहे हैं। फॉर्मेट सेट करने से क्या होता है, काम कम करना पड़ता है। एक बार निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। एक बार ये आ गया तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद खेल खत्म हो जाएगा, सवाल कंप्लीट है। फिर क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। अब कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला बताया आपको, इंटरेस्ट वन माइनस टी। फॉर्मूले वाली कॉपी अपने सामने रखना खोल के, जिससे तुम्हें पता रहे कि भाई जो फॉर्मूला बताया गया है वही अप्लाई करना है। बारिश होने लगी है, अब पढ़ने में और मजा आएगा। तो इंटरेस्ट 1 - टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। अब अगर 1 लाख का डेट है, तुम पार पे इश्यू करोगे, देखो फ्लोटिंग कॉस्ट तो है नहीं यहाँ पे, कोई टेंशन की बात नहीं, केवल प्रीमियम डिस्काउंट एड लेस करना है। तो 1 लाख का है, पार पे इश्यू करोगे तो नेट प्रोसीड कितनी आएगी? 1 लाख। 1 लाख का अगर डिस्काउंट पे इश्यू करोगे तो कितना पैसा आएगा अपने पास? और अगर 10% प्रीमियम पे हुआ तो बस कुछ करना ही नहीं है, इंटू करो 100, आ गया आंसर। इंटू करोगे 100, आ जाएगा अपना प्रैक्टिकल आंसर। कितना आया? पहले वाले का 6.5। सारी चीजें परसेंटेज में आती हैं, तो 6.5%। अगला नेक्स्ट 7.22, 7.22%। और इस वाले में 5.91। पहले क्या करना है, देखो बेटा, इससे इसको माइनस कर लोगे तो आएगा 0.65। 10,000 इंटू 0.65 करोगे, फिर डिवाइड बाई 1 लाख करोगे, फिर इंटू 100 करोगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्या है, वही बॉड मॉस वाला रूल मैथ में, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर गुणा भाग ना, ऐसे करेंगे अपना। तो पहले इसको माइनस कर लिया था कैलकुलेटर पे, फिर इंटू कर दोगे 10,000, बगल में मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से, डिवाइड कर दोगे 1 लाख से, गुणे कर दोगे 100 से, आंसर आ जाएगा। अब जो ये बिफोर टैक्स निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला भी लिखवाया। क्या फॉर्मूला लिखाया है? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स वाला, पहले वो लिखो, डिवाइड कर देंगे किससे? 1 - टी से। यहां परसेंटेज नहीं लिखते, सीधा आंसर निकाल देंगे, फिर परसेंटेज वहां लगा देंगे। तो 6.5 डिवाइड बाई भी 0.65, तो ये आ जाएगा 10, यानी कि हो गया 10%। ये 11.11%। और सबसे लास्ट वाला 9.09%। तो इस तरीके से निकल जाएगा हमारा ये आंसर। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। बैक टू बैक पहले 5-6 सवाल करा रहा है, फिर नोट करने का दिया जाएगा, आराम से नोट करना। फिर आ रहा है अगला सवाल।
फिर अपने इंस्टीट्यूट में एक नोट लिखा हुआ है जो हमने यहाँ भी कॉपी कर दिया है। ये नोट कहता है कि अगर डिवेंचर्स का मार्केट प्राइस आपको सवाल में दे रखा है तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मार्केट प्राइस से लगानी चाहिए। फिर नेट प्रोसीड की जगह में मार्केट प्राइस लिखने लगते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर डिवेंचर के सवाल में क्या दे देगा, मार्केट प्राइस, तो नेट प्रोसीड इसको मानते हैं कि मार्केट में 95 बिक रहा है, तो चलो हम भी बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, 95। तो अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो इसका मतलब सीधा उसने नेट प्रोसीड, तो फिर उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ, कहां पे, नेट प्रोसीड की जगह पे। मार्केट प्राइस क्या बन जाएगा आपका, नेट प्रोसीड बन जाएगा अगर मार्केट प्राइस दे रखा होता है। नहीं दे रखा होता है तो भैया नेट प्रोसीड कैसे निकालते हो, वही तो इतनी देर समझा रहे थे। पहले फेस वैल्यू लो, प्लस माइनस करोगे प्रीमियम डिस्काउंट तो आएगा इशू प्राइस, माइनस करोगे फ्लोटेशन तो आएगा नेट प्रोसीड। लेकिन अगर मार्केट प्राइस डायरेक्टली गिवन है तो निकालने की कोशिश नहीं करनी, जो गिवन है वही बन जाएगा आपका क्या, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का अर्थ ही है कि अगर मैं इसको आज बेचूं तो किस प्राइस पे बिकेगा, हमें फाइनली अपनी जेब में क्या रुपए मिलेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये बोतल 10 रुपए की बिकेगी मार्केट प्राइस, बेचने में मुझे कमीशन देना पड़ेगा 1 रुपए, तो हमारी जेब में तो 9 आएंगे ना। जैसे उसमें बोलते थे हम लोग एनआरवी, अगर याद हो स्टॉक वाले में, वही है नेट प्रोसीड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, मान लो नेट प्रोसीड भी दे रखा है, मार्केट प्राइस भी दे रखा है, तो फिर कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मार्केट प्राइस का यूज करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखनी है। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां देखो तो हमारा कौन सा डिवेंचर है, इररिडेम्बल डिवेंचर। और अगर ये ना बोले कि आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कौन सी निकालोगे, तो चुपचाप केवल आफ्टर टैक्स निकाला जाता है। बस पिछले सवाल की डिमांड थी कि आफ्टर टैक्स भी बताओ बिफोर भी बताओ, तो दोनों निकालना पड़ा था, ये सब ना कही था, तो सिर्फ क्या निकालना है, आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला भी लिखवाया था, इंटरेस्ट 1 माइनस टी आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2 इंटू, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे डालना है। जो जो नहीं पता है पता करने की कोशिश करेंगे। पहले इंटेस्ट क्या है बेटा, अच्छा ओहो हो, इररिडेम्बल है, हमने बड़ा वाला फॉर्मूला फालतू में लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं फॉर्मूला। इररिडेम्बल है तो मार्केट प्राइस दे रखा है, तो नेट प्रोसीड की जगह में मार्केट प्राइस लेने लगेंगे, बाकी सिस्टम वही रहेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो भले डिवेंचर 105 में बिक रहा है लेकिन उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो ब्याज 100 के हिसाब से निकालोगे, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कितना लिखेंगे, 12। टैक्स दे रखा है आपका कितने परसेंट, 35, यानी 0.35, और मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 95, इंटू करोगे 100 और आ जाएगा अपना आंसर 8 पॉइंट, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, तो ये भी इररिडेम्बल का ही सवाल था और ये भी इररिडेम्बल का ही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और कैसे कैसे सवाल हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने नाम नहीं चेंज किए, जिससे बुक में भी अगर ढूंढना चाहो तो मिल जाए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 जाओगे मिल जाएगा फटाक से, बाकी पीडीएफ तो हमने इसका भी तुम्हें शेयर कर दिया है। आओ देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स लिमिटेड कीप अ परपेचुअल फिक्स अमाउंट ऑफ डेट इन बुक्स, इट पेज कूपन ऑफ 15%। इंटरेस्ट को ही कूपन रेट पे बोलते हैं, तो नोट में आओ वहां लिखो, इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो नोन एज कूपन रेट। हाँ बेटा नोट में आओ वापस और एक लाइन ऐड करो, क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट रेट
इज ऑल्सो नोन एज कूपन रेट। तो यहां पे 15% का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट का रेट है 15%। इंटरेस्ट रेट ऑल्सो नोन एज कूपन, पता होना चाहिए आदमी को। टैक्स रेट है 35% का। कॉस्ट ऑफ डेट दो केस में बताना है, अगर 5% प्रीमियम पे इशू हो तो, और 5% डिस्काउंट पे इशू हो। कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, नॉर्मली वाला, आफ्टर टैक्स वाला। परपेचुअल है, इसका मतलब वो भी हमेशा चलता रहेगा, तो वही फॉर्मूला। अब देखो बेटा, एक सिंपल सा तरीका है, वो समझ लेना। अगर ये ना बताए कि डिवेंचर का फेस वैल्यू कितनी, तो शेयर्स में लिया जाता है 10 रुपए और डिवेंचर में लिया जाता है 100 रुपए। ये एक बेसिक फंडामेंटल है मार्केट का। ये डिवेंचर के बारे में ये नहीं बता रहा कितने रुपए वाला डिवेंचर, तो जैसा बता दी था, तो नहीं बता रहा, तो हमेशा क्या जूम करोगे, 100। शेयर्स की बात होगी तो 10 अजूम करना पड़ा, अगर तो ऐसे जूम किया जाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू है आपकी 100 रुपए, ये एज्यूम किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंगली काम चलेगा। तो 100 रुपए का 15% यानी ब्याज हो गया 15 रुपए। पहले लिखते हो क्या, इंटरेस्ट, फिर लिखते हैं 1 - t, डिवाइड करते हो नेट प्रोसीड से। अगर 5% प्रीमियम पे बिकेगा तो 105 बिकेगा, 5% डिस्काउंट पे बिकेगा तो 95, इंटू 100 कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। हाँ, पीछे खड़ा हुआ है, वीडियो कॉल करे तभी तो दिखा पाएंगे उसको, तभी तो बता पाएंगे। कॉन्फ्रेंस पे लो उसको, कॉन्फ्रेंस पे लो, कॉन्फ्रेंस पे। 9.28 इधर, इतना। चलो पहले का आंसर नोट करो फटाफट, पहले का आंसर नोट करो फटाफट कॉपी में, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। हेलो।
आप बेटा कर लिया नोट? आप बेटा आई थिंक फर्स्ट वाला नोट कर लिया होगा। सेकंड वाला 2 लाइन का है, फटाफट निपटा लो। थर्ड वाला 2 लाइन का हो, फिर फटाफट निपटा लो। हाँ हाँ बेटा, तो आई थिंक नोट हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का। और यहाँ पे देखो तो ये आ गया अब रिडीमेबल डिवेंचर बता रहा है, रिडीम होंगे मेच्योरिटी पे। तो इशू हो रहे हैं 1/4/18 को, मेच्योर कब होंगे? एक चार, तो इससे दिख नहीं रहा कि 5 साल लग रहे हैं। एन हो गया आपका 5 ईयर, 5 साल बाद रिडीम होंगे, उसी को एन कहते हैं। और ऐसे में कॉस्ट ऑफ डेट का बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट 1 - t प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 और इंटू 100। कहा अपॉन में प्लस है बेटा, और क्या माइनस लिख के बैठे हो क्या फॉर्मूले में? सही करो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। इंटरेस्ट अगर देखें तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकाला जाता है? फेस वैल्यू पे। तो 100 रुपए का 12% इंटरेस्ट कितना हो गया? 12। टैक्स रेट है 35%। ठीक है। रिडीम के बारे में अगर ये ना बताया जाए कि रिडीम कितने पे होगा तो पार पे माना जाता है, यही इशू में भी माना जाता है। अगर सवाल कुछ ना बताए तो इशू किस पे होगा? फेस वैल्यू पे यानी पार पे। रिडीम में कुछ ना बताया तो कितने पे रिडीम होगा? पार पे। ठीक है।
इशू प्रीमियम पे हुआ है 10% प्रीमियम पे, तो नेट प्रोसीड तो आएगी 110, लेकिन रिडेम्पशन वैल्यू कितनी आएगी 100। रिडेम्पशन वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 110 टाइम 5 साल, 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 5.5। ठीक है, देखो ये भी हमारा खर्चा है। फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है। ये कह रहा है देखो बेटा, अभी तो मेरे पास 110 रुपए आए, कंपनी बोल रही, जब इशू किया तो कितने पैसे आए 110, और वापस देंगे तो कितने देने पड़ेंगे 100, तो 10 रुपए बच गए हैं अपने पास 5 साल में। तो हर साल 2 रुपए का फायदा भी हो रहा है, उसको माइनस कर दे रहे हैं अल्टीमेटली। यही अगर रिडीम ज्यादा पे होता, इशू करा 110 पे, वापस पैसा देते 120, तो 10 का नुकसान होता, समझ रहे हो। तो वो भी अपनी कॉस्ट लगती है, इसलिए फॉर्मूले में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्यों ऐड हो रहा है, वो हम रीजन एक्सप्लेन कर रहे थे। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है। समझ में आ गया, आगे बताया जाए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। मार्केट प्राइस वाला नोट हमेशा यह ध्यान रखना है कि डिवेंचर के सवाल में अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो फिर नेट प्रोसीड की जगह पे क्या चलने लगेगा, बस बाकी फॉर्मूले वही रहेंगे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। TQR लिमिटेड इशू कर रहे 5000 डिवेंचर। देखो इसीलिए क्या किया जाता है, कितने डिवेंचर इशू हो रहे हैं उससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन आप पर डिवेंचर कर रहे हो। तो नंबर ऑफ डिवेंचर से सवाल लगाने में कोई लेना देना नहीं होता। फिर 1/4/18 को इशू कर रहे हो, रिडीम कराओगे 1/4/23 को, तो 5 साल लगेंगे। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालनी है, यानी कि केडी निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, 12%, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 12 रुपए। 1 - T प्लस रिडीम कितने पे होगा नहीं बता रहा है, रिडीम कितने पे होगा 100। नेट प्रोसीड की जगह मार्केट प्राइस लोगे कितना 80, समय कितना लग रहा है 5 साल, रिडीम किस पे होगा 100 रुपए पे, नेट प्रोसीड कितना है 80 रुपए, डिवाइड बाई 2 इंटू 100, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। हाँ बेटा, सॉल्व करना मांगता है, ध्यान रखना। ये अलग सॉल्व होगा फिर लिखोगे, फिर ये अलग सॉल्व होगा फिर लिखोगे, ये अलग सॉल्व होगा फिर लिखोगे, फिर सबको सॉल्व करोगे। सब एक ही साथ करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारे कैलकुलेटर जवाब दे जाए। अलग अलग करना। कितना 32 बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, 13.11 ठीक लग रहा है। यही बीमारी के एक साथ करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ाएगा। अलग अलग करो, पहले इसको सॉल्व करो लिखो, इसको सॉल्व करो लिखो, इसको सॉल्व करो लिखो, फिर अगले पार्ट में फिर से करो। आ रहा भैया 13.11%। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का सल्यूशन। अगला आ रहा है 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लो। 4 5 का फोटो भेज देंगे, घर पे नोट कर लेना। 6 पढ़ो।
फिर से वही निकालना है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो केडी का फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट देखें तो 100 रुपए का 12% यानी 12 रुपए, 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट यहाँ 50% दे रखा है, ठीक है। रिडीम होगा 5% प्रीमियम पे, मतलब 100 की चीज है तो 105 पे, माइनस नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कह रहा है कि डिवेंचर जो है वो सोल्ड हो रहा है किस पे, 5% डिस्काउंट में। तो इधर देखो फेस वैल्यू है 100 रुपए, इसमें से डिस्काउंट माइनस करोगे 5% मतलब 5 रुपए, तो आएगा 95। 95 कहलाएगा इशू प्राइस, और इशू प्राइस में 5 रुपए की फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो 90 रुपए आएगा आपका। क्या यही बताया था थोड़ी देर पहले। तो नेट प्रोसीड आ गई आपकी 90 रुपए, डिवाइड बाई टाइम, और टाइम कितना है 10 साल। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 9.58, 9.538। तो 9.538 मतलब 54 कर लो सीधा सीधा, तो आंसर आ जाएगा आपका 9.54%। समझ गए? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब एंड डालो कॉपी पे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तुम ही लोग तो बता रहे हो, हम थोड़ी बताए ये 9.54 आया है, तुम ही लोग बताओ 9.4 जितना आया बताओ, हम लिख दें कितना आया 7 इतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो ना, अब कैसे सीएमए कर पाओगे? अगर मान लो इतना नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है तो वो आदमी कैसे सीएमए कर पाएगा? पहले कैलकुलेशन सुधारो। 12 माइनस मतलब इंटू 0.5 ये हो गया 6, इसमें इसको घटाओगे होता है 15 डिवाइड बाई 10, 1.5, 6 प्लस 1.5 7.5 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 97.5। कितना रहा है 97.5, मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा फटाफट। ओरली वाला काम है, पता नहीं क्या कर। चलो आगे चलते हैं बेटा, हेडिंग डालो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हेडिंग डालना मांगता है। तीन 4 5 6 की फोटो भेज दी, घर पे अपना टिपते रहना, फॉर्मूले वाली कॉपी मेंटेन करो, मेन वो है भी। तो अगला सीख रहे हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसको डिनोट करते हैं केपी से। इससे केपी। देखो फर्क क्या आ रहा है, इधर देखो बेटा, केवल एक चीज करनी है आपको बस। इधर देखो, इधर बोर्ड पे डिवेंचर्स पे था इंटरेस्ट 1 - 2, इसकी जगह पे आपको प्लेस करना है टीडी। टीडी का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, 1 + DT। इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारे फॉर्मूले एज इट इज है।
किसी को अगर ये याद हो जाए कि इसको इसके रिप्लेस करना तो उसके फॉर्मूले अपने आप बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, पी डी 1 + dt। dt बहुत कम सवालों में होगा, ठीक है, बहुत रेयर केस के सवालों में होगा, लेकिन जब आएगा तो अपना काम लगेगा, इसलिए पूरा लिख के चलना है। यहाँ भी क्या आएगा, पी डी 1 + dt। बाकी जो चीजें थी वो तो एज इट इज वही चीज, उनके नाम वही रहेंगे, रिडेम्बल वैल्यू कैसे निकलेगी, एन कैसे निकलेगा, और दोबारा लिखने का आवश्यकता नहीं है। जिसमें नए सामान आ गए उनकी लिख लें। तो पीडी का मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है। और डीटी का मतलब होता है डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स इफ एनी, क्योंकि बहुत कम सवालों में ये मिलेगा आपको। 10 सवाल लगाओगे कहा हो सकता है एक आध सवाल में आ जाए। हाँ, वो सारी वैल्यू वैसे रहेंगी, वैसे ही निकालेंगे भी। ठीक है, बस वहां पर डिवेंचर चल रहा था, यहाँ पर शेयर हो जाएगा। आरवी मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, एनपी मतलब नेट प्रोसीड, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर। हाँ, हेडिंग वही रहेगी। ठीक है, बस यहाँ ये लिखना इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर, इररिडेम्बल मतलब रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। हेडिंग रहेगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ की हेडिंग पूछ रही है वाली। ठीक, ये हेडिंग डल पे ना करो, रिडेम्बल लिखो, रिडेम्बल लिखो बस, तो ऊपर सब हेडिंग से दिख ही रहा है। तो पहले आपने लिखा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, उसके फॉर्मूले रिडेम्बल रिडेम्बल। बी नंबर में लिखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको केपी से डिनोट किया जाता है, उसके फॉर्मूले ये रहे। इसमें भी जो फॉर्मूले समझो कौन से हैं, आफ्टर टैक्स वाले। और गलती से अगर मान लो क्या पूछ ले, उसका लॉजिक भी वही रहेगा। क्या, केपी पकड़ो आफ्टर टैक्स वाला, और 1 - t से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, मतलब फॉर्मूले में केवल एक ही चेंज आया है, I1 - t की जगह पे PD 1 + dt आ गया। बहुत ही सस्ता फॉर्मूला। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। क्या बेटा, टी कहाँ आ गया, टी वही है जो हाँ था अभी, टैक्स रेट, हाँ होगा। ऐसे सवालों में 2 टैक्स रेट देगा आपको, एक देगा डिविडेंड वाला टैक्स जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और एक सिंपल टैक्स देगा जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब ये अगर पूछना होगा तो देखो बेटा ना, अगर ये चीज सवाल में पूछना होगा तो तुमको ये देगा, नहीं पूछना होगा तो फालतू का है पकड़ा है। समझ लो, अगर मान लो ये नहीं पूछना होगा, उसको बिफोर टैक्स वाला निकालो, तो हो सकता है तुमको ये ना दे, टी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जब पूछना होगा तो बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो वो बात होगी कि अगर बिरयानी बनवानी तो चिकन लेके आओ, नहीं बनवानी तो कोई बात नहीं। तो आई थिंक फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे। लिख लिया बेटा फॉर्मूला, आगे चले हम लोग। कौन सा, ये लिखना ही कहाँ है, इतना ही था फॉर्मूला, यहाँ तक है बस, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था। हो गया बेटा प्रिंस।
चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। illustration number 10, Y कंपनी इशू 10,000 प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन सबसे मतलब नहीं होता क्योंकि सारी कैलकुलेशन मुझे पर शेयर करनी होगी। ठीक है, दूसरा भी रास्ता होता है, सारी कैलकुलेशन टोटल वाइज करो, तो रिडम्पशन वैल्यू एक शेयर के नहीं लिखेंगे, फिर सारे के लिखेंगे, हर चीज 10,000 से मल्टीप्लाई होके आएगी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप समझ लो, इससे अच्छा चुपचाप पर शेयर्स के फॉर्म में किया जाए, उसमें काम कम लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिवेंचर, इन सबसे कोई लेना देना अपना रहेगा नहीं। तो भैया एक प्रेफरेंस शेयर है तो 100 रुपए का, लेकिन 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। ठीक है, तो इशू कितने पे होगा? 110 पे। ठीक है, लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ेगा 5। अंडर राइटिंग कमीशन फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट, इशू करने का खर्चा। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट में ये एग्जाम आता है, अंडर राइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है, या कोई और कमीशन है। कमीशन ब्रोकरेज ही होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो देखो भैया, इस सवाल में फेस वैल्यू तो हो गई 100 रुपया, इशू प्राइस हो गया 110, और नेट प्रोसीड हो गई, इशू प्राइस में 5% माइनस कर दो। हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो इशू प्राइस पे अप्लाई होती है। ठीक है, 105 नहीं, 110 का 5% निकाल के माइनस करो। 105 कहाँ आएगा? हाँ, तो ऐसे बोलो ना, 104.5। राउंडिंग ऑफ नहीं किया जाता, जो आए वो लिखो, वरना ये सब सवाल तुम्हारे गलत हो गए अब तक जितने लगा रहे थे। आ रहा था 6.63 तो तुम 7 कह देते सीधा, ऐसे नहीं कहा जाता है। मतलब एक एक यूनिट की चीजें हैं, इनको राउंडिंग ऑफ नहीं किया जाता, जितना है उतना चुपचाप लिखा जाएगा, कोई भी चीज राउंडिंग ऑफ नहीं करके लिखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मान लो 4-5 डिजिट में आता तो 2 डिजिट तक ले लेते पॉइंट के बाद, और ज्यादा राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे वरना मतलब ही खत्म हो जाएगा उसका। इसको राउंडिंग ऑफ करके कह रहे थे 105 कर दीजिए, तो ऐसा नहीं किया जाता, गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो ये आ गया मेरा क्या, नेट प्रोसीड। रिडीम कितने पे होगा? 20% प्रीमियम पे, तो 100 का 20% जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? ठीक है, 100 का 120 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है डिविडेंड पे टैक्स है 12.5% का, तो डीटी है 12.5%, यानी 0.125। और अगर कोई सरचार्ज वगैरह हो रहे होंगे तो वो भी जोड़ेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में। तो डीटी जहां आपने लिखा है ना, डीटी का मतलब क्या लिखा था अभी? डिविडेंड टैक्स, उसी के बगल में लिखो छोटा सा, यहां लिखा था डिविडेंड टैक्स, यहां लिखना है इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। तब अगर उस पर सरचार्ज और सेस भी लग रहा होगा तो वो भी इंक्लूड करके ही लिखेंगे डीटी में। डिविडेंड की वजह से जो भी टैक्स आ रहा है वो सब लिखेंगे, डिविडेंड टैक्स भी आएगा, सरचार्ज भी आएगा, सेस भी आएगा अगर है तो जो डी की वैल्यू होती है वो डिविडेंड टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेस रहता है। तो डीटी कैसे निकालोगे? 12.5% का तो टैक्स, यानी 0.125 प्लस 2.5% का सरचार्ज, तो यानी कि सब ऐसे जोड़ लो, 12.5, 2.5, 15 हो गया, 3 और 18 हो गया। ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, टैक्स में सरचार्ज टैक्स के अमाउंट पे पड़ता था। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ऐसे डायरेक्टली कोई बच्चा जोड़े गलत कर देगा। इस 12.5 का 2.5% निकाल के जोड़ना है। समझ लो, इस 12.5 का क्या करना है? 2.5% निकाल के ऐड करना है। तो कैसे निकालोगे? इसमें और ऐड करेंगे 2.5%, और जो आ जाए सब मिला के उसमें और ऐड करोगे 3%। तो कैलकुलेटर उठाओ, उसमें लिखो 0.125 प्लस 2.5 और परसेंटेज का साइन दबा दो, फिर प्लस 3 और परसेंटेज का साइन दबा दो, सब कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारे कैलकुलेटर में आ रहा है 0.13196। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ कर लें तो 0.132 आ रहा है।
ठीक है, 0.132 या फिर 13, हाँ ठीक है। तो 3-4 डिजिट तक में अपना टैक्स रेट ले लिया जाता है जिससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आए। कोई समस्या? तो पहली गलती ये हो सकती है आदमी से कि 12.5 में से सीधा 2.5 जोड़ लेगा, 15 का ही देगा, फिर 3 और जोड़ देगा, देगा 18 हो जाएगा। जबकि आप फर्स्ट ग्रुप में इनकम टैक्स पढ़ के आए हो, सरचार्ज जो पड़ता था वो टैक्स के अमाउंट पे पड़ता था, सेस जो पड़ता था वो टैक्स प्लस सरचार्ज वाले अमाउंट पे पड़ता था, इनकम पे थोड़ी पड़ने लगता है। चीजों को ध्यान रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भैया जो फर्स्ट ग्रुप में पढ़े उस पढ़ाई का काम लगता है सेकंड ग्रुप में। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कहते हैं सर सेकंड ग्रुप हम पहले पढ़ेंगे, हमने कहीं काम लगेगा फर्स्ट ग्रुप की चीजों का, तुम्हें कुछ आता ही नहीं ना होगा, तुम तो हमें टैक्स भी नहीं पता, हमें सरचार्ज भी नहीं पता। तो पता सेकंड ग्रुप में हम सरचार्ज पढ़ाने बैठे, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, तो क्लास की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ग्रुप की नॉलेज कम से कम, पास हुआ आदमी नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में जितनी पढ़ाई उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो सही से कनेक्ट कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप में आपने ज्ञान बटोरा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इनकम टैक्स का, वो ज्ञान अप्लाई होगा कहीं ना कहीं, थोड़ा थोड़ा। पूरा ज्ञान तो नहीं अप्लाई होगा लेकिन कहीं भी यूज आ सकता है। हमें निकालना है केपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। और जो सवाल दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? रिडीमेबल वाला दिख रहा है ना? तो फॉर्मूला लगा दोगे। फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, पी डी 1 + dt प्लस आर बी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अब इस पर डालना है 100 रुपये का शेयर है, 12% पड़ेगा पीडी। तो 100 का 12%, 12 रुपए हो गया पीडी। पीडी हमेशा फेस वैल्यू पे निकाली जाती है, जैसा इंटरेस्ट में लिखा था वही कहानी यहाँ है। डिविडेंड और इंटरेस्ट चाहे किसी शेयर का हो चाहे किसी डिवेंचर का हो, वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 1 + dt, आरवी है 120, एनपी है 104.5, समय है 5 साल, और बाकी तुम जानते हो। इसको सॉल्व करना है और फाइनली आएगा रिजल्ट यानी कि आंसर। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आया। हेलो, %14.86 आंसर आ चुका है हम लोग का 14.86%। कोई समस्या बेटा, कोई दिक्कत? आगे चलें। जितने भी सवाल लगाए हो अभी, ये सब जान दो कितने नंबर के सवाल हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, अभी चल रहे हैं, अभी फुल टेस्ट तो आए भी नहीं। तो एमसीक्यू में चाहे तो इतना काम करवा लेता है तुमसे, बस ऑप्शन दे देता है 4 ठोरे, 1486, 1482, 1478, 1489, सही जो आएगा वो टिक करोगे। अब तुम्हें क्या लगता है इतना छोटा सवाल 7 नंबर का दे देगा? 7 नंबर फ्री में थोड़ी ना बट रहे हैं उसके। ये सब समझ लो अभी तक जो चल रहा है वो 2-2 नंबर वाला चल रहा है। अभी चैप्टर में और वैरायटी आएगी। एक ही सवाल में पूछेगा कॉस्ट और डिवेंचर भी निकालो, प्रेफरेंस भी निकालो, इक्विटी भी निकालो, रिटेन अर्निंग भी निकालो, वो बनेगा 7 नंबर। आगे आएगा वो सब भी मैटर करके। चलो आगे सवाल करते हैं। इसकी भी फोटो शेयर कर दी है हमने, क्वेश्चन करते जाओ, फोटो मिलती जाएगी, घर पे अपना लिखते जाना, रिवीजन करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ये रहा अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन लिमिटेड इशूड 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल नहीं है ये, इररिडीमेबल है, 10 लाख रुपए के। ठीक है, 10 लाख के करें 100 लाख के करें, जब एक की वैल्यू पता है तो एक से सवाल लगेगा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? अगर प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है इस पे, 3 केस पे निकालना है।
और कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इस सवाल में नहीं तो फॉर्मूला छोटा हो गया। पहले निकालोगे पीडी, 100 रुपए का 10%, पीडी हो गया 10 रुपए। डिविडेंड टैक्स है नहीं, उसको मानो बोली, किनारे चला गया वो। ठीक है, और इसके बाद तो वो भी नहीं ना, यहाँ ये तो इररिडेमेबल है, फॉर्मूला छोटा हो गया ना। पीडी 1 + dt होता, वो भी है नहीं तो कट गया, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। बड़ा आसान है। ऊपर आ गया आपका 10 रुपए, जो हुआ पीडी। पीडी हो गया आपका क्या, 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए। और नीचे लिखना है आपको नेट प्रोसीड। जब पार पे इशू करोगे तो 100 पे ही बिकेगा, प्रीमियम पे 110 पे चलेगा, डिस्काउंट पे 90 पे चलेगा। इनटू 100 करना है, 1 लाइनर आंसर। एक एक लाइन का आंसर आ रहा है सुंदर सुंदर सा। कितना निकल रहा है? पहला वाला आ गया आपका 10%, 9.09% और 11.11%। बहुत ही हल्का, बहुत ही सस्ता सवाल। समझ गए? आगे बताया जाए, चलो आगे चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ आपने समझा डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर। और भी सवाल होंगे इनमें। चलो अगला लिखो बेटा, तीसरा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। हेलो, हाँ बेटा, लिखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पढ़ा आपने, उसमें कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने का एक ही मेथड, रेफरेंस निकालने का एक ही मेथड। तुमको कि सर दो दो निकाल रहे थे, वो मेथड थोड़ी ना है, वो तो डिवेंचर्स के दो टाइप। ठीक है, तो डिवेंचर्स में टाइप दो थे, मेथड एक ही। प्रेफरेंस शेयर्स में टाइप दो है, इक्विटी शेयर्स में टाइप एक होता है। इक्विटी शेयर्स के टाइप नहीं होते, इक्विटी शेयर एक ही टाइप का होता है, इसमें रिडीमेबल रिडीमेबल नहीं चलता, रिडीमेबल ही होते हैं ये। ठीक है, बोला नहीं जाता, वैसे रिडीमेबल ही होते हैं, तो एक ही टाइप रहते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के मेथड 5 है। ठीक है, कितने मेथड है? 5। और सबसे खराब बात, इसके सवालों में ये भी नहीं बताएगा कि किस मेथड से निकाल रहा है। तो मेथड जज करना पड़ता है कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड लग रहा है। तो ये जज करने वाली बात तब समझ पाओगे जब पांचों मेथड आपने समझ लिए। तो तब तक के लिए थोड़ी शांति रखनी है। जब पांचों मेथड समझ लोगे तो फिर सवाल का कंटेंट पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा मेथड यहाँ सेट बैठता है। तो हमारी बात है, तो आओ एक एक करके मेथड लिखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर है भैया 5 मेथड। पहला है डिविडेंड यील्ड अप्रोच, किताब दिखा देते हैं। ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इसके अंदर ये 5 मेथड तुम्हें दिख रहे होंगे। एक एक के अपने अपने फॉर्मूले हैं, वही फॉर्मूले हम लोग को समझने। तो पहला लिखो भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सी हेडिंग चल रही है। ए पढ़ा था आपने डिवेंचर, बी पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर और सी पढ़ रहे हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके अंदर सब हेडिंग आएगी एक एक मेथड वाली। तो पहला हो गया हमारा, इसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड अप्रोच। इसको नो ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। इसको हम लोग नो ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, नो ग्रोथ मॉडल।
फिर से बोल दे रहे हैं, पहला मेथड है हमारा कौन सा, डिविडेंड यील्ड अप्रोच, जिसको हम लोग नो ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल छोटा सा, टी डिवाइड बाई एन पी इंटू 100। डी का मतलब डिविडेंड होता है, अभी हम लोग नीचे लिखेंगे, एक बार पांचों मेथड हो जाए फिर इनमें जो आ रहे हैं एब्रिविएशन उनके फुल फॉर्म लिख देंगे। डी का मतलब डिविडेंड है, एनपी का मतलब तो जानते ही हो, लेट प्रोसीड वही। तो पहला हो गया हमारा क्या बेटा, डिविडेंड यील्ड अप्रोच। ठीक है, दूसरा है अर्निंग प्राइस अप्रोच, दूसरा लिखो अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसका फॉर्मूला होता है ई डिवाइड बाई एन पी इंटू 100, ई डिवाइड बाई एन पी इंटू 100। तीसरा लिखो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच या मॉडल कुछ भी लिख लो, और इसी को हम लोग गॉर्डन मॉडल भी कहते हैं। गॉर्डन एक व्यक्ति का नाम है जिसने इस मॉडल को इजाद किया था, तो उसके नाम पे गॉर्डन मॉडल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तीसरा गॉर्डन मॉडल, और इसमें जो कई है उसका निकालने का फॉर्मूला है D1 डिवाइड बाई एन पी प्लस छोटा जी और इंटू 100। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। अब इनमें अगर राइट हैंड साइड जगह हो तो वहीं लिख सकते हो, वैसे होगी थोड़ी बहुत जगह पड़ी होगी ना राइट हैंड साइड, वहीं पे लिख लेना। टी का मतलब क्या है, या राइट हैंड साइड ना लिखो नीचे लिख लेते हैं। अभी दो मेथड लिखेंगे, पहले इन तीन मेथड में अलग कहानी, इनके सवाल समझ लेते हैं, फिर आगे दो मेथड लिख लेंगे। टी का मतलब होता है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर। ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ई का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एनपी वही है नेट प्रोफिट, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, जो नए नए टर्म्स आएंगे उनको लिखते जाएंगे। जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। जी का मतलब हो गया हमारा ग्रोथ रेट। अब जो डिविडेंड होते हैं ना, कभी आपको बताएगा कि इस साल का डिविडेंड, कभी बताएगा अगले साल का, कभी बताएगा 4 साल पहले का। तो जब ग्रोथ नहीं होती है तो किसी साल का डिविडेंड बताया, डिविडेंड डिविडेंड होगा। ग्रोथ का मतलब डिविडेंड बढ़ेगा नहीं। 5 रुपया डिविडेंड है तो हर साल 5 ही रुपए देंगे, समझ रहे हो। तो चाहे पिछले साल का बताए, अगले साल का बताए, परसों का बताए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके डी पे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब यहाँ D1 लिखते हैं तो इस D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब अगले साल कितना डिविडेंड देंगे। तो एक डिविडेंड हो गया, जैसे आज की तारीख में बात करें तो एक बैलेंस शीट तुमने बनाई होगी इसके पहले, एक बैलेंस शीट आज के बाद बनाओगे। तो D1 होता है फ्यूचर का डिविडेंड, जो आने वाला डिविडेंड है, अपकमिंग डिविडेंड, नेक्स्ट डिविडेंड। और एक होता है D0, जो बताता है कि आज से पहले जो लेटेस्ट डिविडेंड पे किया गया है वो कब कितना पे किया गया है। तो एक होता है D1, एक होता है D0। उसका मीनिंग समझते हैं। D1 का मतलब होता है डिविडेंड पेड
इन लास्ट ईयर। जो डिविडेंड अभी आपने लेटेस्ट पे किया है, अंतिम डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं एकदम अंतिम वाला डिविडेंड, जो अभी अभी दिया हुआ आपने थोड़े दिन पहले, और D1 को बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट एंड ऑफ ईयर 1। जब साल खत्म होगा तो हम डिविडेंड क्या देंगे, तो इन वर्डों पे दिमाग लगाना है। अगर एक्सपेक्टेड वर्ड आ जाए तो समझ लो सवाल में D1 दे रखा है, डिविडेंड पेड दे दे तो समझ जाओ D0 दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हिंट मिलेगी आपको जिससे पता चलेगा कि डिविडेंड कौन सा दे रखा है। कभी बेवकूफ बनाने के चक्कर में क्या होता है, तुमको D1 की जरूरत है लेकिन तुमको क्या पकड़ा देगा, D0। तो उसकी सहायता से हम D1 निकाल लेते हैं। तो D1 का फॉर्मूला है D0 1 प्लस जी, D0 1 प्लस जी, D0 1 प्लस जी। तो अगर D1 डायरेक्टली मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो D0 रहेगा, 1 प्लस जी लगाएंगे और वो यहां जाके लिख देंगे। बाकी वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक, पक्का। तो अभी आपने पढ़े इक्विटी के 3 फॉर्मूले, अभी 2 और पढ़ेंगे। पहले इन 3 के सवाल लगा लेते हैं, फिर अगले 2 पढ़ लेंगे। पढ़ना तो है ही सब। अभी चल रहे छोटा छोटा फॉर्मूले, छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, तो सवाल ज्यादा लगेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में अगर बात करें तो। जब बड़ी बड़ी चीजें आएंगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा आपको। एमएनसी लिमिटेड पेड, ये पास्ट वाला है। वैसे पास्ट प्रेजेंट D1 D0 का काम हमें ग्रोथ वाले मॉडल में लगता है, समझ लो। और ग्रोथ के सवालों में जी पक्का दे रखी होगी। अगर ग्रोथ नहीं दे रखी है तो ग्रोथ वाला फॉर्मूला कैसे लग सकता है, ये तो कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब इस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला, यानी डिविडेंड यील्ड अप्रोच। तो फॉर्मूला लगा देंगे डी डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। डिविडेंड है 4 रुपए और एनपी है 20 रुपए, इंटू करोगे 100, आ जाएगा रिजल्ट कितना, 20, तो आ गया 20%। तो बहुत ही आसान था डिविडेंड यील्ड अप्रोच। डिविडेंड दे रखा होता है, नेट प्रोसीड दे रखा होता है, या मार्केट प्राइस दे रखा होता तो उसका उपयोग कर लेंगे और निकल जाएगा हमारा सोल्यूशन। हाँ बेटा, अच्छा मैंने एन लिख दिया गलती से, ओहो कोई बात नहीं, सही कर देते हैं, इट्स माय मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। एबी लिमिटेड इशूड 100 रुपीज वाला शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन देना है कितने का, 5% का। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 12% का है। यहाँ एनपी निकालना पड़ेगा। फेस वैल्यू तुम्हारी 100 रुपए है, इससे निकलता है इशू प्राइस। फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करोगे तो आएगा इशू प्राइस, और इशू प्राइस में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करोगे तो आएगा नेट प्रोसीड। यही बताया था, वही करवा रहे हैं। इसके बाद यही छोटा वाला फॉर्मूला, बचपन वाला फॉर्मूला लगा दोगे। तो डिविडेंड देना पड़ रहा है कितना, 12% का, मतलब 12 रुपए का। 12% होता भाई 100 का 12% मतलब 12 रुपए। और ये है आपका 104 रुपए 50 पैसा, इंटू कर दोगे 100, आ जाएगा रिजल्ट 11 और 8।
तो 11.48% बताया जा रहा है। ठीक है, 11.48% बताया जा रहा है। बेटा जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ वाला फॉर्मूला होता है, तब हमें जरूरत पड़ती है कि वो D1 दे रखा है कि D0 दे रखा है। इस वाले में जब ग्रोथ है नहीं, तो चाहे एक्सपेक्टेड दे, चाहे कोई ग्रोथ नहीं, तो इसका मतलब हर साल डिविडेंड क्या रहता है, सेम रहता है, कोई उठा के लिख दो। ठीक है, इसका वाला ज्ञान कि पिछले साल का है, अगले साल का है, ये देखने की जरूरत मुझे इस मेथड में पड़ेगी। इस मेथड में डिविडेंड मिल जाए वही बहुत है, जो मिल जाए लपेट लो। वो नहीं देखना कि पेड वाला है, एक्सपेक्टेड वाला है, 2010 का है। भैया जब ग्रोथ है ही नहीं, तो उसका मतलब हर साल का डिविडेंड एक जैसा है, तो फिर कोई दिक्कत ही कहाँ आ रही भाई, उठा के लिखो चुपचाप। तो वो ज्ञान यहाँ अप्लाई होगा जब हम लोग इस मेथड पे आगे चल के आएंगे। अगला सवाल देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। ठीक है, अब कह रहा है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 40,000 है। थोड़ा और ज्ञान लेना पड़ेगा तब ये सवाल कर पाएंगे हम लोग, हल्का सा और ज्ञान लेंगे। और पहले ज्ञान बटोरते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कॉस्ट आप पढ़ के आए हो। कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग के सवालों में अगर याद हो तो पहले हम लोग लिखते थे सेल्स, सेल्स से माइनस करते थे क्या, क्या आता था, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते थे, फिक्स कॉस्ट। क्या आता था, प्रॉफिट। बस यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, लिखते हैं EBIT। फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या PBIT भी कुछ लोग बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें भी थोड़ा और काम है। कभी कभी आदमी फिक्स कॉस्ट माइनस करता है, लेकिन कैश वाली, मतलब डेप्रेशन को छोड़ के बाकी फिक्स कॉस्ट माइनस करता है। फिक्स कॉस्ट के अंदर डेप्रेशन फिक्स कॉस्ट होता है, पता ही है तुमको, और डेप्रेशन में कोई पैसा नहीं खर्चा होता अलग से। तो डेप्रेशन जो होती है वो नॉन फिक्स कॉस्ट होती है, मतलब नॉन कैश फिक्स कॉस्ट, उसका पैसा कैश में नहीं खर्चा होता है। तो बाकी फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, कैश फिक्स कॉस्ट। तो अगर आपने सिर्फ कैश वाली फिक्स कॉस्ट घटाई है, कौन सी, कैश वाली फिक्स कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कैश। अगर सिर्फ वो माइनस किया है तो आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक देखा किसी ने, नहीं देखा, शार्क टैंक नहीं देख तो उसमें वर्ड आता था बिट्टा बिट्टा, वो लोग चिल्लाया करते थे, वही है ये। तो यानी कि इस प्रॉफिट में ना ही अभी आपने इंटरेस्ट घटाया है, ना ही टैक्स घटाया है, ना ही क्या घटाया है, डेप्रिसिएशन, ना ही घटाया है क्या, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये जो इनटेंजिबल एसेट में गिरावट आती है, जैसे गुडविल का राइट ऑफ, पेटेंट का राइट ऑफ, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये आ जाता है क्या आपका इबिट्टा। इबिट्टा में से अगर हम लोग क्या माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें, तो आ जाएगा EBIT। अब मान लो सवाल में ये अलग अलग नहीं दे रखा है, तो एक साथ फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, सीधा यहां से यहां गिरोगे, ज्यादा सवाल में ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी हर चीज समझ के चलनी। तो पता लगा तुमको सवाल में इबिट्टा ही दे दे, तो हर चीज समझ के चलोगे तभी तो कर पाओगे। तो ये आ गई हमारी क्या, EB। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझो कब लिखना है, कहाँ लिखना, बताया जाएगा। इसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट, किसका, डिवेंचर और लोन का, उनको बैलेंस शीट की भाषा में बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट।
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, डिवेंचर आ जाएगा और लोन आ जाएगा। तो इनका जो ब्याज है जो नीचे लिख देंगे लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा, इनका ब्याज माइनस कर देंगे। ब्याज माइनस कर देते हो तो क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से अगर टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिया जाता है प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड, जिसको आप पीडी चिल्ला रहे थे। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है इसको बोलते हैं इक्विटी अर्निंग, या पूरा नाम इसका बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, शॉर्टकट में हम लोग इसको कहते हैं क्या, इक्विटी अर्निंग, यानी इक्विटी वालों के लिए क्या अर्निंग, क्योंकि बाकी सबको पेमेंट आपने दे दिया, डिवेंचर्स वालों को इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, तो बचा खुचे पे राइट किसका आता है, इक्विटी शेयर होल्डर का आता है। और इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, किसी और शेयर्स नहीं, सिर्फ इक्विटी वाले शेयर्स के नंबर से जो चीज आती है इसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। तो कभी कभी जैसे सेकंड जो मेथड है उसमें ईपीएस की जरूरत पड़ रही ना, ई का मतलब क्या लिखा है, ईपीएस फॉर्म लिखो लो कॉपी में। सेकंड मेथड देखो क्या लिखा है आपने, ई डिवाइड बाई एनपी। तो ई अगर दे दे तो ठीक है, वरना ऐसे करके निकाल लेंगे। कहो हमें सेल से शुरू करना पड़े, कहो यहाँ इबिट्टा शुरू करना पड़े, कहो यहाँ शुरू करना पड़े, कहो यहाँ, वो तो डिपेंड करेगा सवाल में दे कहाँ से रखा है। ठीक है, इजी करना चाहे सीधा देते, थोड़ा कठिन करना चाहे पैट से शुरू करवाए तुमसे, और कठिन करना चाहे पूरा यहाँ सेल से दे देगा था। तो पहले धीमे 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 करके ईपीएस निकालोगे, फिर फॉर्मूले में डालोगे, फिर रिजल्ट निकल के आएगा। समझ में आ गई बातें। अभी ये लिखवाएंगे, पहले वो पांचों मेथड का ज्ञान लिख लो फिर लिख लेना इसको, ठीक है। तो अभी मैं इसकी फोटो शेयर कर दे रहा हूं, लेकिन लिखेगा कोई नहीं, टेलीग्राम पे पड़ा रहेगा। जब बताएंगे जहां लिखना तो उस प्लेस पे जाकर लिखना, वरना सब मिक्स हो जाएगा। फोटो भेज दे रहे हैं, फोटो में कोई टेंशन नहीं। जब ये पांचों मेथड की कलाकारी जब खत्म हो जाएगी तब कहीं जाके लिख लेना इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। वरना सब मिक्सिंग हो जाएगा। वापस आ जाते हैं, तो यहां आपको क्या दे रखी है, ये ईपीएस नहीं दे रखा है, ये दे रखा है। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अर्निंग पर शेयर, यानी ई। टोटल अर्निंग शेयर होल्डर्स की हुई 40,000 और शेयर्स कितने हैं, तो एक शेयर की अर्निंग हो गई 4 रुपए। और इसके बाद कई का फॉर्मूला लगा दो, ई डिवाइड बाई एन पी इंटू, ठीक है, 4 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 आ जाएगा आंसर 16%। समझ लो। तो ये था दूसरे मेथड का सवाल। पहले किया था आपने डिविडेंड यील्ड वाला सवाल, पहले मेथड का सवाल, ये किया आपने दूसरे मेथड का सवाल। अगला देखो भैया, इलस्ट्रेशन नंबर 16। बीच में कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो बाद में कराए जाएंगे, बाद का मतलब जब चैप्टर एंड होगा तब कराए जाएंगे। पहले बेसिक बेसिक सवाल होंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग बने, फिर कठिन कठिन सवाल होंगे और खतरनाक वाले, इसमें कुछ और रामायण काम करेगी अलग से। चलो पढ़ लो भैया क्वेश्चन, क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, फिर इसको निकालना है हम लोग को। कह रहा है कंपनी का शेयर कोटेड है मार्केट में 20 रुपए में, डिविडेंड 2 रुपए का पे करती है कंपनी, ग्रोथ है कितने परसेंट, 5% का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। और अगर कह रहा है कि ग्रोथ अगर 7% की हो तो मार्केट प्राइस क्या होगा। दो अलग अलग बातें। पहले एक केस का आंसर जहां पे आपको क्या कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ
इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला होता है? D1 डिवाइड बाई NP प्लस जी। ठीक है, तो कंपनी पे करती कितना डिविडेंड? 2 रुपए का। लास्ट डिविडेंड तो नहीं बोला है, तो इतना पे करती है। जब तक डिविडेंड पेड ना लिखे तब तक पास में नहीं जाना है, प्रेजेंट में रहना है। तो इसका मतलब ये D1 दे रखा है, तो फॉर्मूला है इसका D1 डिवाइड बाई NP प्लस जी गुणे, तो D1 है 2, मार्केट में प्राइस है 20, ग्रोथ 5% की, ग्रोथ भी पॉइंट में लिखी जाती है, टी और जी पॉइंट में लिखा जाता है। इस चैप्टर की खास बात, टैक्स रेट और ग्रोथ रेट किसमें लिखे जाते हैं? पॉइंट में। और इनटू 100 करना है, 60%। पता नहीं कौन सी मैथ है तुम्हारी बेटा, 60% बहुत ज्यादा हो गया, कंपनी मर जाएगी। 100 रुपए कमाया तो 60 रुपए डिविडेंड बांट दे, ये मतलब निकला ना कि 60 रुपए का शेयर खरीदे, 100 रुपए का शेयर खरीदे, 60 रुपए उसको डिविडेंड में मिल जाए, तो आपने कुछ करेगा नहीं, अगर 60% रिटर्न है, समझ लो। क्योंकि देखो बेटा, जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही शेयर होल्डर का रिटर्न है। एक कंपनी अगर 15% कॉस्ट बियर कर रही है तो शेयर होल्डर्स को इसका मतलब 15% मिल रहा है। तो अगर 60% कहीं मिलने लग जाए तो जब काम धंधा बंद कर दें, अपने पास जो 10-20 लाख है वहीं इन्वेस्ट कर दें चुपचाप, 60% अपना मिलेगा टाकट टटाकट हर साल, कितना मजा आ जाएगा। 10-15% रिटर्न कमाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, 60% तो बहुत ज्यादा हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा आंसर आता है तो समझ जाओ कि गलत है, बिना देखे ही आदमी एग्जामिनर काट देगा, कहेगा तो गलत, 60% तो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। अब बी पार्ट पे देखो क्या बोला है, कह रहा है कि अगर ग्रोथ रेट क्या हो 7% की, तो आपका मार्केट प्राइस क्या होगा? तो फॉर्मूला यही लगेगा। अब की समझ लो कई निकल आया है, तो कई की जगह पे 15 पुट करना है वापस, ग्रोथ अब आपको 7 लेनी है, डिविडेंड यही लेना है, एनपी की वैल्यू निकालनी, ठीक है, एनपी क्या करनी है? अपनी वैल्यू निकालनी। तो फॉर्मूला नहीं चेंज कर रहे हैं, फॉर्मूला यही रहेगा जो है, बस इस सवाल में एनपी नहीं दिया है, बाकी सब दे रखा है, ठीक है, एनपी नहीं दे रखा है, बाकी सब क्या है आपको दे रखा है। कई है आपका 15%। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब किसी ऐसे फॉर्मूले में वापस डालते हो तो या तो इसको पॉइंट में नहीं लिखो, पॉइंट में लिखोगे, या तो यहाँ 100 लिखोगे, वरना चीजें हो जाएंगी गलत। तो अब यहाँ कई पूरा 15 लिखेंगे जितना है, अगर यहाँ 100 लगाते हो तो, और 100 नहीं लगाते हो तो यहाँ लिखेंगे 0.15। जैसे मन हो वैसे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। T1 2 रुपए है, एनपी नहीं पता है वही पता लगाना है, और ग्रोथ उसने चेंज कर दिया है, कितना कर दिया है? 7%, फॉर्मूले में डाल देंगे। अब ये देखो 100 गुणे में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 15/100, ये ब्रैकेट जैसे है वैसे अभी रहेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 0.15 आएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 0.7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, वो इधर आएगा 2 डिवाइड बाई एनपी, इससे इसको माइनस करोगे आएगा 0.08 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एनपी, एनपी इधर जाएगा, 8 इधर आएगा, मैथ और सॉल्व होके रिजल्ट निकल आएंगे। कितना आ गया? एक अल्टरनेट बता देते हैं, अभी आप पढ़ोगे एक चैप्टर दूसरा डिविडेंड पॉलिसी, उसमें शेयर्स के दाम ही निकालने होते हैं, तो शेयर्स के दाम को एनपी या P0 बोलते हैं, चाहे P0 बोले चाहे क्या बोले हम लोग, एनपी एक ही बात है। हो सकता है कभी किसी के सवाल में कहो किताब में फॉर्मूला देखो तो एनपी की जगह P0 लिखा हो, ठीक है, तो नेट प्रोसीड को P0 भी डिनोट किया जाता है। तो जो आपकी एनपी है या P0 है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है D1 डिवाइड बाई K माइनस जी, और ये फॉर्मूला भी कहीं दुनिया से आया नहीं, इसी फॉर्मूले से बनता है। फॉर्मूला है K इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई एनपी प्लस जी, ये जी इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी हो जाएगा K माइनस जी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई एनपी,
ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो एनपी क्या हो गया, D1 डिवाइड बाई के माइनस। कोई नया फॉर्मूला नहीं बनता इसी फॉर्मूले से। हाँ, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो इतना तिकड़म नहीं करना पड़ेगा। लिखेंगे D1, लिखेंगे के। इस फॉर्मूले में जब के लिखा जाता है तो पॉइंट में लिखा जाता है। इसको डाल दोगे सीधा डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हो। देख लो तफरी। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो फिर एक लाइन में ही इसका आंसर निकल जाएगा, यहां से लेके यहां तक का। जबकि फॉर्मूला इसी से बना है, फॉर्मूला कोई नया नहीं। ठीक है, चलो सॉल्व करोगे, यही आएगा आपका क्या, 25 रुपए। तो चाहे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो या इसका अल्टरनेट है, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहो इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व आपको करना है, बताना हमको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यूजिंग डिफरेंट ग्रोथ मॉडल। तो बहुत बहुत थैंक यू उनको, इन्होंने कुछ सवाल में बता दिया कि भैया मॉडल कौन सा लगाना है। ठीक है, वरना इक्विटी के सवालों में ये कभी जल्दी नहीं बताएगा। अभी तक सवाल लगा रहे थे, किसी सवाल में बोला कौन सा लगाना है, तुम्हें देखना पड़ता है कम कौन सा कहाँ सेट हो जा रहा है। बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप वही फॉर्मूला लगाना है। नहीं बताता है तो पहले दिमाग ये लगाते हो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर फॉर्मूला लगाते हो फिर आंसर आता है। बता देता है तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, उस पर दिमाग लगाएंगे। तो कई का फॉर्मूला बन जाएगा D1 डिवाइड बाई NP प्लस G इंटू डेड। इस फॉर्मूले पर डालना है। अब इधर देखना बहुत ध्यान से। अर्निंग दे रखी है आपको कब की, 2023 की, मतलब जो साल आपका चल रहा है। ठीक है, जो ईयर आपका क्या हो रहा है, चल रहा है उसका। और आपको कभी कभी ग्रोथ डायरेक्टली नहीं देगा, ग्रोथ दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। ग्रोथ का मतलब सिंपल है कि हर साल डिविडेंड कितने परसेंट बढ़ जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि हर साल डिविडेंड कितने परसेंट हाइक हो जा रहा है, तो निकालना पड़ेगा। तो बताओ यहां से यहां डिविडेंड कितने परसेंट बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 रुपया सबको दिख रहा है, परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंट बढ़ा, कितना बढ़ रहा है, 14.29। किसी का परसेंटेज निकालना हो इंक्रीज डिक्रीज तो आपको ऊपर लिखना होता है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो डिवाइड करना होता है हमेशा बेस से, मतलब पिछले साल से। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले 2021 का ग्रोथ निकालेंगे, फिर 2022 का निकालेंगे, फिर 2023 का निकालेंगे। पहले साल का नहीं निकाल पाओगे कि उसके पिछले कितना था पता थोड़ी ना। तो 21 का निकालना है तो फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर की वैल्यू ले लो माइनस प्रीवियस ईयर की वैल्यू डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर की वैल्यू इंटू 100। करंट ईयर माइनस प्रीवियस डिवाइड बाई प्रीवियस इंटू 100। करंट ईयर माइनस प्रीवियस डिवाइड बाई प्रीवियस इंटू। इससे निकलेंगे आपके ग्रोथ परसेंटेज। तो 14.29 20%, नहीं 20 कहाँ, 25, और आखिरी में अब ग्रोथ तो अलग अलग आ रही है तो फिर एवरेज कर लेते हैं और सवाल लगाने में उसका यूज करेंगे। इससे एक बात और पता चली कि अगर एक से ज्यादा ग्रोथ रेट दे रखी हूं
या निकल सकती हो, तो सारी ग्रोथ का एवरेज निकालेंगे और उसको सवाल में यूज करेंगे लगाते समय। तो 4.29, 25 और 10 का एवरेज कर लो, 16.43। ये तो हो गई मेरी ग्रोथ रेट। ठीक है, D1 कितना है हमारा यहाँ, D1 11 है पक्का। ठीक है, अब देखो 2023 की अर्निंग दे रखा है, आपको ये नहीं पता कि आप किस पल निकाल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में जो लेटेस्ट वाला रहेगा उसी को क्या मानोगे, D1 मानोगे। उसके पहले मतलब ये माना जा रहा है कि 2023 में ही शुरुआत में कहीं आप देख रहे हो, ईयर में एंड में डिविडेंड दिया जाता है। जब तक पास की बातें नहीं करेगा तब तक आप प्रेजेंट वाले को ही D1 लेके चलोगे। तो यहाँ D1 की वैल्यू कितनी है, करंट ईयर का डिविडेंड कितना है आपका, 11 रुपए, और नेट प्रोसीड कितनी है, दे रखा है, मतलब बाकी सारी चीजें दे रखी है। तो ये 11 है, ये 180 जी हमने बताया था पॉइंट में लिखते हो, तो इसको पॉइंट में वापस कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड दो तो पॉइंट में पता चल जाती हैं चीजें। तो 0.1643 इंटू 100 कर दोगे, निकल जाएगा आपका आंसर 22.54% अप्रोक्सीमेटली। समझ गया बेटा, पक्का। अब जो पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे आपको शेयर करी है, इसमें कुछ सवाल दे रहे हैं होमवर्क और आंसर भी नहीं बता रहे हैं। आंसर मिलवाएंगे कल, तभी तो मजा आएगा। इसमें कुछ सवाल दे रहे हैं होमवर्क, एक बार ट्राई करोगे, आंसर कल मैच करा देंगे। बस आंसर बोलेंगे 14.5 टिक करना रहेगा, नहीं आया होगा इसी का तो करवा देंगे। अभी आंसर नहीं बता रहे वरना फिर मजा नहीं आता, कम मजा आता है। तो ये वाला लगाना है, एग्जाम्पल नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन में मिलेगा ये तुमको, पीडीएफ दे रखी है हमने। तो ये होमवर्क करना है आपको, पहला सवाल करना है, दूसरा सवाल करना है, तीसरा सवाल, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन का बोल रहे हैं, ध्यान रखना। होमवर्क लिखना चाहो तो लिख सकते हो, होमवर्क एडिशनल क्वेश्चन 1, 2 और 3। फिर 6, 7, 6, 7, 8, 9, लिख लिया। तो एडिशनल क्वेश्चन में लिख लिए आपने जो हमने टिक कराए, आई थिंक लिख लिए होंगे। इसके बाद एक हेडिंग पड़ी होगी वर्कबुक क्वेश्चन करके, उसमें उसी पीडीएफ में मिलेगा सब। इसमें लगाना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ। हो सकता है इसमें 2-4 ना लगे, कोई टेंशन की बात नहीं, पहले खुद से ट्राई तो करो तभी तो आएगा मजा। 5, बस वरना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लगाने होमवर्क में। तो जितने बताए गए हैं इनको एक बार घर से आप ट्राई करके आओगे। अब पहले ये ट्राई करने वाला काम, क्योंकि हो सकता है कुछ लगाओ गलत निकले, तो ट्राई करने वाला काम किस पे करोगे, रफ कॉपी में। जब कल ओके हो जाएंगे कि हाँ यही वाले सही आंसर है, तो फिर घर जाकर फेयर वाली कॉपी में कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। बाकी जो सवाल कराए गए हैं इनकी हमने फोटो कर दी है शेयर, तो ये सब एक बार लगा लेना। बाकी कल मिलते हैं।